आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए हैं और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। 21वीं सदी की दुनिया का फ्यूचर हमारे साझे प्रयासों से ही उज्जवल बनेगा। भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी ग्लोबल फ्यूचर के लिए एक रोडमैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के इस एडिशन में भी इस विजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। भारत I2U2 और दूसरे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global South, an engine of growth in the global economy, a technology hub for finding solutions, a powerhouse of talented youth, and a democracy that delivers. Friends, भारत के 1.4 बिलियन लोगों की प्रायोरिटीज और एस्पिरेशंस, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर उनकी आस्था, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का हमारा कमिटमेंट, विश्व समृद्धि और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा।
एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ताई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो यूएई के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में भारत का कैपेक्स 5 गुना अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, भारत आज ग्रीन एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 10 वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान, 5G का तेजी से विस्तार आम भारतीयों का जीवन बदल रहा है। आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्ष पहले तक भारत में कुछ 100 स्टार्टअप थे। आज भारत में 1,15,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है।
भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स, भारत में जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है। भारत में फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी संकेत है और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की इस विकास यात्रा से जुड़िए, हमारे साथ चलिए। साथियों, लॉजिस्टिक्स को लेकर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुनिक पॉलिसीज पर काम हो रहा है। 10 साल पहले भारत में 74 एयरपोर्ट थे, आज भारत में 149 एयरपोर्ट्स हैं। भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले 10 सालों में करीब 2 गुना हो चुका है। 10 सालों में हमारा मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन हो, इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है। भारत में आज अनेक नेशनल वाटरवेज पर एक साथ काम चल रहा है। भारतीय पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम आज बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। G20 के दौरान जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई है, वो भी आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टनरशिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी का वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन और गुजरात की विकास कहानी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए एवं आपकी प्रेरक उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। We extend our heartfelt appreciation for the same. एक बार फिर यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं समस्त सभागण का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाइब्रेंट गुजरात का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें,
गुजरात समिट का आगाज किया। इस सम्मेलन में 34 देश 16 संगठन शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि 9 बार अब तक इस समिट का आयोजन किया गया और ये जो समिट है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। आज यही तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी सभी के सामने करते नजर आए हैं कि आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखिए, संकल्प उतना मजबूत रखिए। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। वाइब्रेंट गुजरात समिट आज आयोजित हुआ और इसका आरंभ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वाइब्रेंट गुजरात समिट में भारत और यूएई के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। समिट 10 से 12 जनवरी तक होगा और समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखा गया है। समिट में माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डेस्क, गूगल, सुजुकी के सीईओ शामिल हुए। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी ने भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी है। तो वहीं नटराजन, चंद्रशेखरन समिट में शामिल हुए। वाइब्रेंट समिट में सभी की नजरें गुजरात के ऑटो सेक्टर पर टिकी हुई है। बिल्कुल, और समिट में आपको बता दें टेस्ला का आगमन का ऐलान भी हुआ। मारुति और देश की कई ईवी व्हीकल कंपनियों की बड़ी उम्मीद की जा रही है। तो फिलहाल आज की समिट बेहद खास रही है। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर वाइब्रेंट गुजरात समिट में 2024 में चेक रिपब्लिकन के पीएम पेट्रे फियाला का संबोधन भी सामने आया। पीएम पेट्रे फियाला ने निम्स यूनिवर्सिटी की तारीफ भी की है। निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। और देखिए, मैं कल निम्स यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पेट्रे फियाला की ओर से ये बयान दिया गया। तो गुजरात में जिस समिट का आयोजन किया गया, इसको लेकर अब सबकी प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम पेट्रे फियाला ने निम्स यूनिवर्सिटी की तारीफ की है। निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है। मैं कल निम्स यूनिवर्सिटी भी जाऊंगा, पेट्रे फियाला की ओर से ये बयान दिया गया है। तो गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया, जिसमें चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रे फियाला का संबोधन भी देखने को मिला। which applies. Tomorrow I will visit the NIMS University in Jaipur. It has a strong focus on medical research and training of health professionals. It is an institution which applies experience of top Czech and Indian experts. Tomorrow I will visit. तो देखिए, निम्स यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। मैं कल निम्स यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पेट्रे फियाला ने कहा है। उसी के साथ देखिए, कई मायनों में तारीफ अहम हो जाती है। जिस तरीके से निम्स यूनिवर्सिटी विकास के पथ पर अग्रसर है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम है, और इसी के साथ देखिए देश के भविष्य में भी अहम योगदान दे रहा है निम्स यूनिवर्सिटी। तो चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रे फियाला का संबोधन भी सुनने को मिला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कल यानी 10 तारीख को निम्स यूनिवर्सिटी जाऊंगा। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निम्स यूनिवर्सिटी बेहतर काम कर रहा है। उम्दा प्रदर्शन निम्स यूनिवर्सिटी की देखने को मिल रही है। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन हुआ था। वहीं वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वां संस्करण का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल हुए। बिल्कुल, अब तक 9 बार इस समिट का आयोजन हो चुका है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा अगले 25 साल तक भारत का अमृतकाल है। अमृतकाल में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट ये भी कहा गया है भारत को विकसित बनाने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
भारत और यूएई के संबंध किस तरीके से मजबूत होंगे, आत्मीय होंगे और इसकी बानगी भी साफ तौर में देखने को मिली। भारत का यूएई पर विश्वास हुआ, गर्मजोशी से भरे नजर आए हैं प्रधानमंत्री भी। वहीं तो फूड पार्क पर भारत यूएई में समझौता हुआ है और क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा। तो गुजरात में जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हुआ है, इससे पहले 9 बार ये समिट आयोजित किया जा चुका है, लेकिन अगर इस बार की बात करें तो इस बार ये इसलिए भी खास क्योंकि भारत का यूएई के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसे हासिल करने के लिए आपका मजबूत होना और आपका दृढ़ संकल्प जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10वां संस्करण का आगाज हुआ है और इसी के साथ देखिए काफी उम्मीदें भी हैं। 25 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये अपने आप में बेहद खास है। सम्मेलन में 34 देश हैं, 16 संगठन शामिल हुए हैं। देखिए वाइब्रेंट गुजरात की इसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए आप, किस तरीके से ऑटो सेक्टर पर निगाहें होंगी। ऑटो सेक्टर पर वाइब्रेंट समिट में सभी की नजर होगी। टेस्ला की बात सबसे पहले सामने आई कि टेस्ला भी अब दिलचस्पी दिखा रहा है गुजरात में आने के लिए। वहां पर भी टेस्ला अपना उद्योग खड़ा करेगा। इसी के साथ आपको बता दें, समिट में टेस्ला का हम जिक्र कर रहे थे। गुजरात आगमन का ऐलान यहां पर किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ईवी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों की तरफ से बड़ी घोषणा की उम्मीद भी है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चयन लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये चलन बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकलों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी विकास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन ले रहे हैं हिस्सा और ये 12 तारीख तक समिट आयोजन किया जाएगा इसके अलावा 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जिससे कि निवेश की जो उम्मीद है वो और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा देखिए समिट में माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डेस, गूगल, सुजुकी जैसी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हो रहे हैं। दीपिका, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। यदि हम अपने देश की बात कर लेते हैं तो देखिए गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है और इसी के साथ नटराजन चंद्रशेखर जैसे भारतीय उद्योगपति भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए समिट के दौरान पीएम कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आपको याद होगा G20 कितना सफल हुआ था और इसी की बानगी समूचे विश्व में देखने को मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत को लेकर जो विश्वास है और भी प्रगाढ़ हुआ है। तो लगातार आपको बता दें कई बड़ी कंपनियां समिट में 34 भागीदार देश, 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया पर उनका विश्वास और भी ज्यादा बना हुआ है। और देखिए दीपिका, मेहमानों के लिए खास तरह का जो खाने पीने की व्यवस्था है उसके इंतजाम किए गए हैं। 3 दिन तक विदेशी मेहमानों को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही दिया जाएगा, यानी कि वेज थाली जो है वो परोसी जाएगी मेहमानों को। वहीं बासमती चावल से लेकर पनीर की कई डिशेज इसमें शामिल हैं और बासमती चावल से लेकर पनीर की कई डिशेज परोसी जाएंगी। जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं, बुधवार को लंच में नेरे, अदलज और त्रिपोली मिर्च आलू बनाई जाएगी और दाल अवधी, सब्जी दम, बिरयानी, बासमती चावल इसमें शामिल। बिल्कुल, मेहमान नवाजी करना भारत का यूं कहे संस्कार है और संस्कार को कहीं ना कहीं इसी संस्कार को आगे बढ़ाते हुए ये सुखद तस्वीर सामने आई है। चलिए इस बीच बड़ी खबर है हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला में MDSD कॉलेज में छात्राओं के लिए कॉन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा, जो कि डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा, पेट सफा, सच्ची सहेली जैसे बड़े ब्रांड्स के फाउंडर हैं, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और इस दौरान डॉक्टर संजीव जुनेजा ने स्टूडेंट्स से अपने अनुभव शेयर करते हुए उन्हें कैरियर पर फोकस करने और साथ ही प्रैक्टिकल रास्ता चुनने सहित उनके आखिरी लक्ष्य तक का सफर कैसे तय करें, इन सब के बारे में गाइड भी किया। और इस अवसर पर लगभग 250 छात्रों को डिग्रियां वितरित की गई। वहीं डॉक्टर संजीव जुनेजा को कॉलेज प्रशासन ने मोमेंटो देकर सम्मानित कर उनकी प्रशंसा भी की।
कॉन्वोकेशन का आगाज उसी के साथ साथ देखे तमाम गणमान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद रहे। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, कार सेवकों पर गोलीकांड का मामला सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का गोलीकांड पर बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को बताया अराजक तत्व। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान सामने आए हैं। एक बार फिर से जबान फिसली है। स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान बचाने के लिए गोली चलाई गई थी। कार सेवकों पर गोली चलाना कर्तव्य का पालन था। आपको याद होगा कार सेवकों पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त अयोध्या में गोली चली थी। तब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी हुई थी। और आज देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से ये विवादित बयान, जिसमें कार सेवकों को उन्होंने अराजक तत्व बता डाला। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। हम फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।